Hey everybody, I am Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to your own YouTube channel DKS देश की शिक्षा। गाइज आज हम लोग करने वाले हैं सेशन 3 लेक्चर 3 जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट मेटाफेज एंड एनाफेज। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर में जो चीजें पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा ताकि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बच्चों प्रोफेज के बारे में, राइट। प्रोफेज एक बहुत ही लंबा पीरियड वाला एक फेज था जनरली। तो मैं आप लोग को हर रोज यही बात बता रहा हूँ कि एक्चुअल में फेजेस कुछ होता नहीं है। हम हमारे हिसाब से जो प्रोसेस में सेल साइकिल में जो चेंजेस आते हैं उसी चेंजेस को हमारे हिसाब से हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से उसको फेजेस का नाम देते हैं। तो उसमें से हमारा जो कैरियोकाइनेसिस में जो पहला फेज था दैट इज प्रोफेज। और प्रोफेज में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्रोफेज जो होता है बेटा जनरली ये अबाउट 50 मिनट लगता है इस फेज को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम आपका 50 मिनट लगता है। टोटल जो हमारा कैरियोकाइनेसिस 1 आवर का है उनमें से 50 मिनट लग जाता है प्रोफेज में, राइट। इसमें होता क्या है ये फिगर को देखो, फिगर 1 एंड फिगर 2 को देखो। पहला फिगर 1 जो दिख रहा है आप लोग को ये अर्ली प्रोफेज का है, ये आपका अर्ली प्रोफेज के बारे में बताया गया है इसमें। और सेकेंड फिगर जो दिख रहा है आप लोग को इसमें आपको दिख जाएगा लेट प्रोफेज के बारे में। दिस इज लेट प्रोफेज, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ था, क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या बदलाव आया था उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। ओके, तो पहला अगर फिगर देखोगे यहाँ पे आपका सेंट्रोजोम प्रेजेंट है जो कि एस फेज में आपका डुप्लीकेट हुआ था। उसके बाद आपका यहाँ पे डीएनए आपको देखने को मिलेगा जो डीएनए की आपका वो भी एस फेज में सिंथेसाइज हुआ था, राइट। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है बेटा आपका क्रोमोजोम जनरली अर्ली प्रोफेज में आपको अच्छे से क्लियर विजिबल नहीं होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने आपको बोला था कि प्रोफेज में आपको जो क्रोमाटिन है दैट इज नॉट डिस्टिंक्ट, ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, सो पहला बात अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो क्रोमाटिन इज नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं होता है, अच्छे से नहीं दिखता है आपको। मतलब नॉट डिस्टिंक्ट मतलब जो दो दो डुप्लीकेट हुए हैं डबल डबल है वो एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं। जब ये उलझे होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, सुलझाना पड़ता है। उसी सुलझाने को थोड़ा सा विजिबल थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बनाने के लिए सुलझाना पड़ता है। उसी के लिए इंपॉर्टेंट सा वर्ड यूज किया जाता है इसमें, इसको कहते हैं हम ऑन टेंगल, जिसको कहते हैं हम क्या, ऑन टेंगल। तो पहले हमारा अनसुलझे हुए क्रोमोजोम को क्रोमाटिन को हम सुलझाएंगे, उसके बाद बेटा कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो तो कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ था। कंडेंसेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, मान लो ये क्रोमोजोम है तो ऐसे कॉइलिंग हो रहा था, ऐसे कॉइलिंग हो रहा था, पैकिंग हो रहा था, जिसको हम पैकेजिंग ऑफ क्रोमोजोम और पैकेजिंग ऑफ क्रोमाटिन कहते थे। और वो किसके कौन से एक प्रोटीन के वजह से होता था। एक प्रोटीन था जो हेल्प कर रहा था पैकेजिंग में, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और एक बात बता देता हूँ, हिस्टोन प्रोटीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन, राइट। तो कंडेंसेशन किसके वजह से हो रहा है बेटा, कौन से प्रोटीन की वजह से, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, राइट। ओके, और क्या हो रहा था, बात ये आता है जब क्वेश्चंस का बात आता है कंडेंसेशन पूछा जाता है कि प्रोफेज में क्या प्रोफेज में आपका फुल्ली कंडेंस होता है, तो इसका आंसर है बेटा नो। कंडेंसेशन हमारे प्रोफेज में फुल्ली नहीं होता है, नॉट फुल्ली कंडेंस कह सकते हो, ठीक है, नॉट फुल्ली कंडेंस। फिर हमने ये बात भी पढ़ा था कि जब आपका प्रोफेज खत्म होने को रहता है वहां पे आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के बाहर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, इन्हीं सभी चीजों का डिसअपियरेंस होता है। मतलब सब कुछ आपको डिसअपियर होने लग जाता है। तो हम यहाँ पे उस बात को भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियर एनवेलप गेट डिसअपियर, राइट। उसके बाद जो हमारा सेंट्रियोल था,
जनरली आपका सेंट्रियोल एस फेज में डुप्लीकेटेड हुआ था, आपको याद होगा। तो ये सेंट्रियोल जो है सेल के ऑपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रोजोम और सेंट्रोजोम मूव्स टुवर्ड्स opposite pole of the cell। ओके, इतना बात हो गया। ओके, एंड देन उसके बाद बेटा सेंट्रोजोम के चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे रेडिएशन जैसे बना हुआ है। ये जो रेडिएशन जैसे बना हुआ है, मान लो आपका ये सेंट्रियोल है, इसमें और एक सेंट्रियोल लगा देंगे तो इसको बोलेंगे हम सेंट्रोजोम, और इसके चारों तरफ माइक्रोट्यूबुल फाइबर बनता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल फाइबर, और इन दोनों को मिलाकर कह देते हैं हम एस्टर। इन दोनों को मिलाकर कह देते हैं हम एस्टर, माइक्रोट्यूबुल, और इनको हम कह देते हैं बेटा एस्टर, राइट। ओके, एस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एस्टर बनने के बाद यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल फाइबर बनता है, और यही स्पिंडल फाइबर और आपका एस्टर को मिला देकर हम बोलते हैं माइटोटिक एपारेटस। हमने प्रोफेज में इतना बातें पढ़ा था। आज डिस्कस करेंगे बेटा मेटाफेज के बारे में, जो कि मेटाफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है। अब देखो मैं अभी अभी क्या बोला, आपका प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता है, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, टूटता है। पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आपका टूटेगा, ये लास्ट फेज है प्रोफेज का, लास्ट स्टेज है। तो मेटाफेज आपका क्या है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऐसा समझो कि मतलब एक चीज का एंड हुआ, मतलब प्रोफेज का एंड हो रहा है और वहीं पे आपका मेटाफेज का स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है क्या पूरा, प्रोफेज स्टार्ट हुआ और प्रोफेज का मान लो यहाँ पे एंड हुआ, वहीं से आपका मेटाफेज का स्टार्ट हो रहा है। तो बोला जाता है प्रोफेज का एंड में, जहां पे वो एंड होता है वहां पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, और मेटाफेज जहां पे स्टार्ट होता है, मेटाफेज की स्टार्टिंग में आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है, ये बात कहा जाता है। तो जब आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ मेटाफेज होता है, क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले बता दूं कि मेटाफेज कितना टाइम लगता है, ये अबाउट आपको 2 से 10 मिनट तक ये होता है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ मेटाफेज जब होता है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं, मान लो ये आपका एक सेल है बच्चों, और इसी सेल में आपका न्यूक्लियस ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रोफेज में ऐसे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये स्टार्टिंग मतलब क्या कर रहा है, इनिशिएटिंग और स्टार्टिंग डिसइंटीग्रेशन, मतलब टूट रहा है। क्यों टूट रहा है इसका भी कारण है, बताएंगे। जब ये स्टार्ट करता है डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंट्रोल, मिल जाएगा ऑपोजिट पोल में, राइट। यहाँ पे आपको सेंट्रोल मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका इसके अंदर आपका क्रोमोजोम वगैरह मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये जब आपका कंप्लीट होता है मेटाफेज में जब कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, अलग सेल एक बना देते हैं, ये हमारा सेल है, और यहाँ पे बेटा आपको कोई भी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने का कारण क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम जो तोड़ रहे हैं उसका कारण क्या है। हम इसीलिए तोड़ते हैं कि इसके अंदर जो क्रोमोजोम है वो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ ऐसे स्प्रेड हो पाए, इस तरह से। यहाँ पे देखो, इधर उधर 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 आपका क्रोमोजोम पूरा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, कब आपका सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोजोम का स्प्रेड होता है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए मेटाफेज में होता है। कब होता है बेटा, मेटाफेज। और ये जो यहाँ पे येलो येलो कलर का बना रहा हूं, ये आपका है बेटा सेंट्रोमियर, राइट। समझ में आ गया। तो हमने क्या लिखेंगे अभी, तो कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, तो अभी क्या होगा, स्प्रेड ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा। क्रोमोजोम क्रोमोजोम spread through the chromosome spread through the
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के थ्रू से ये स्प्रेड हो जाएगा इन द सेल। ठीक है, क्लियर है इतना बातें? आई होप इतना क्लियर है। ओके, फिर बेटा आपका जो कंडेंसेशन है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि कौन से फेज में हमारा जो क्रोमोजोम है अच्छे से कंडेंस होता है, ये बात आता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपका क्रोमोजोम का कंडेंसेशन जो होता है प्रोफेज में आधा अधूरा हुआ होता है, बट मेटाफेज में जब आता है वो फुल्ली कंडेंस हो जाता है। तो ये बात भी आप लोग बोल सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कहाँ पे फुल्ली कंडेंस क्रोमोजोम मिलता है, कौन से फेज में मिलता है? तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए मेटाफेज, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीट होता है, इतना अच्छे से कंप्लीट हो जाता है कि हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन भी आता है कि हम कौन से फेज में क्रोमोजोम को अच्छे से क्लियरली कौन से फेज में देख सकते हैं? तो उसका आंसर भी होगा बेटा मेटाफेज। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। यहाँ पे अच्छे से छोटा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, सर्टन हो जाता है, तो हमें इसको अच्छे से देखने को मिल जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को कंडेंसेशन समझ में नहीं आता है, मैं कंडेंसेशन और एक बार बता देता हूँ। कंडेंसेशन क्या है? जनरली मान लो हमारा ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, ये क्रोमाटिन है, ऐसे इंटरट्विंड करके होता है, जनरली डबल होता है ना, जनरली हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम होता है डबल होता है ऐसे। तो एक ग्रीन कलर का बनाया मैं, एक येलो कलर का। तो ये जब आपका प्रोफेज में होता है तो इस तरह से क्या होता है, अनटेंगल्ड होके कंडेंस होना स्टार्ट करता है, बट ये पार्शियली होता है, नॉट फुल्ली कंडेंस्ड होता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से, इस तरह से कंडेंस होता है। और ये कहाँ पे होता है? प्रोफेज में होता है, ये आपका प्रोफेज में होता है, नॉट फुल्ली कंडेंस्ड, नॉट फुल्ली कंडेंस्ड। ठीक है, ओके। और इनके बीच में आपका एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जो दोनों क्रोमोजोम को होल्ड करके रखता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अब देखो यही आपका नॉट फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोजोम आपका मेटाफेज में पूरा का पूरा अच्छे से जो कंडेंस होगा है, कैसे दिखेगा देखो। ये हो गया एक सिस्टर क्रोमाटिड, ये हो गया आपका एक सिस्टर क्रोमाटिड, और ये हो गया आपका एक सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोजोम मिल जाता है कहाँ पे? मेटाफेज में, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोजोम फाउंड इन मेटाफेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से पेज में फुल्ली कंडेंस मिलता है। बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि कहाँ पे आपका कंडेंस मिलता है, कहाँ पे आपका नॉन फुल्ली कंडेंस मिल रहा है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है नीट में, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा फेज है सेल साइकिल में जहाँ पे हम क्रोमोजोम का बेटर मॉर्फोलॉजी, बेटर साइज एंड बेटर नंबर को स्टडी कर सकते हैं। उसका आंसर भी बेटा क्या है? मेटाफेज है। ठीक है, तो लिख देते हैं उस बात को भी लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क देकर लिखेंगे मॉर्फोलॉजी, राइट, मॉर्फोलॉजी, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम is most easily studied in the metaphase, studied in the metaphase। क्लियर है इतना बातें? नोट डाउन भी करते जाएंगे सारे बच्चे, राइट। ओके, अब देखो मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी में हमें जो क्रोमोजोम एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या दिखता है, मतलब अगर मैं बोलूं एक ह्यूमन को देखोगे तो कैसा दिखेगा, उसका हेड दिखेगा, उसका हाथ दिखेगा, उसका पैर दिखेगा, तो आपको एक्सटर्नली जो दिख रहा है, जो चीजें दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मेटाफेज के अंदर जब क्रोमोजोम को देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो किस तरह से दिखता है और कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, उसी चीज को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लो हमारा ये एक क्रोमोजोम है, मान लो हमारा ये एक क्रोमोजोम है जो कि फुल्ली कंडेंस्ड है, राइट। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फुल्ली कंडेंस्ड है,
और यहाँ पे आपका दो सिस्टर क्रोमाटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमाटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमाटिड, ये दोनों को दोनों हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। क्यों सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं, कारण ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, पूरा सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे का, इसलिए इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। वही बात को भी लिख देते हैं कि बोथ आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। क्लियर, ये बात क्वेश्चन में आता है सिस्टर क्रोमाटिड क्या है। उसके बाद इसको हम एक आर्म कहते हैं, इसको हम एक आर्म कहते हैं क्रोमोसोम का, इसको भी हम एक आर्म कहते हैं, कोई आर्म छोटा होता है, कोई आर्म बड़ा होता है, ये इसको भी हम आर्म कह देते हैं। जनरली एक क्रोमोसोम में आपका 4 आर्म मिलेंगे और 2 सिस्टर क्रोमाटिड मिलेंगे, ठीक है। ये 1 और 2 आपका सिस्टर क्रोमाटिड है, 3 और 4 एक सिस्टर क्रोमाटिड, 1 2 एक सिस्टर क्रोमाटिड हो गए और आपका 3 4 एक सिस्टर क्रोमाटिड हो गए। बट आर्म जो बोल रहे हैं 1 2 3 4 4 आर्म है। क्लियर है इतना बातें, ओके। अब देखो ये जो बीच में जो एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो ऐसे डिप्रेस हो गया है, अंदर की तरफ ऐसे घुस गया है, उस जगह को कहते हैं हम सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर की दोनों सिस्टर क्रोमाटिड को ऐसे पकड़ के रखता है, तो इसको कह देते हैं बेटा सेंट्रोमियर। अगर इसके बारे में आप लोग सेल चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रोमियर जो होता है आपका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं इसको, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जनरली क्या होता है ना, जब आपका क्रोमोसोम का जब पैकिंग चलता है, पैकिंग के टाइम में जब आपका डीएनए ऐसे कॉइल होता रहता है, उसी टाइम में थोड़ा सा एक जगह में ऐसे कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, उसको हम कह देते हैं सेंट्रोमियर, ओके। उसके बाद ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के सरफेस में, सेंट्रोमियर के सरफेस में यहाँ पे ये जो सरफेस है, सरफेस में आपका 2 अलग तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जो प्रोटीन से बना होता है और जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को लेकर आगे आपका सेल साइकिल चलेगा, तो इसी वर्ड को यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। काइनेटोकोर बनता है जो कि आपका प्रोटीन से बना हुआ है। तो क्वेश्चन आता है काइनेटोकोर क्रोमोसोम के कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर दोगे कि काइनेटोकोर जो होता है क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर का सरफेस में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, ओके। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये काइनेटोकोर जो है इसका शेप क्या है। इसका शेप बोलोगे बेटा छोटा सा स्मॉल है और डिस्क, एक छोटा सा डिस्क जैसे शेप का है, राइट। ये हो गया इतना बातें, ठीक है। उसके बाद यही काइनेटोकोर के अंदर बेटा हम लोग जो स्पिंडल फाइबर पढ़े थे ना, वही स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होते हैं, यही स्पिंडल फाइबर आपका यहाँ पे अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, एस्टर से निकल कर आता है, जो कि ऐसे आपका मान लो ये इमेजिन करो कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर में पकड़ते हैं और ऐसे खींचते हैं सेंट्रोमियर को, ताकि ये बीच में से ऐसे सेपरेट हो पाए, बीच में से ऐसे सेपरेट हो पाए, राइट, ओके। तो ये काइनेटोकोर जो हमने अभी बोला, व्हाट इज द रोल ऑफ काइनेटोकोर, यही काइनेटोकोर में हमने, सॉरी ये तो काइनेटोकोर नहीं है, ये आपका काइनेटोकोर है, ठीक है। काइनेटोकोर का काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट करने के लिए साइट देता है। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, दिस इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखो स्पिंडल फाइबर अगर अटैच नहीं होगा तो आपका क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे, और क्रोमोसोम का सेपरेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन प्रोसेस में। क्लियर है इतना बातें, चलो ये हो गया बेटा आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। हालांकि यहाँ पे हमको इतना ही जरूरी है, इसीलिए मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इसके बारे में और भी डिटेल बात कर सकते हैं, जीन वगैरह के बारे में, राइट। तो जिसके बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे और सेल में क्रोमोसोम के फुल्ली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इतना जरूरत है, इसीलिए मैं इतना पढ़ा दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ओके। अब देखो हमारा जो क्रोमोसोम अभी फुल्ली कंडेंस हो गया है और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो अभी क्या होगा, जो आपका क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म के इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे। तो उसी बात को देखेंगे यहाँ पे। मान लो ये आपका एक सेल है बच्चों, ठीक है, सपोज दिस इज योर सेल। यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, सेंट्रोजोम के ऊपर आपका एस्टर लगा होता है, यहाँ पे आपका माइक्रोट्यूबुल्स निकल कर, इसको हम क्या कह देते हैं, एस्टर कह देते हैं।
और एस्टर से आपका क्या निकला होता है, आपका स्पिंडल फाइबर निकला होता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अराइज हुआ होता है। अब देखो यहाँ पे आपका क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, इस तरह से क्रोमोजोम चारों तरफ स्प्रेड होके प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इधर उधर प्रेजेंट रहेंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये क्रोमोजोम हो गया आपका, ये एक एक सिस्टर क्रोमाटिड बना रहा हूँ, इसका फिर डुप्लीकेट भी बनाएंगे, फुल्ली कंडेंस्ड हो गया है। ठीक है, चलो इसका हम यहाँ पे डुप्लीकेट बना रहे हैं, दूसरा पार्ट ऑफ क्रोमाटिड, ये भी आपका क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड है। तो ये आपका क्रोमोजोम, जो ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम आपका क्या हुआ है, यहाँ पे ये क्रोमोजोम आपका स्प्रेड हुआ है इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो हमारा स्पिंडल फाइबर रिलीज होगा कहां से, स्पिंडल फाइबर रिलीज हो रहा है आपका एस्टर से, ये आपका एस्टर है। स्पिंडल फाइबर आपका एक प्रोटीन से बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये देखो ऐसे, और एक एक क्रोमोजोम दोनों पोल से अटैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पोल से, इधर एक अटैच होगा और इधर से भी एक ऐसे अटैच होगा। यहाँ पे देखो यहाँ से भी अटैच हो रहा है और ये भी इधर से अटैच हो रहा है, यहाँ से अटैच हो रहा है, यहाँ से भी इधर इधर ये पोल से अटैच हो रहा है, इधर एक पोल से अटैच हो रहा है। तो ऐसे ऑपोजिट पोल से ये अटैच हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा है, दोनों तरफ में आपका दोनों सरफेस में, सेंट्रोमियर का दोनों सरफेस में क्या है, काइनेटोकोर है, दोनों सरफेस में ऐसे अटैच होंगे तभी तो ये क्रोमोजोम को सेपरेट कर पाएंगे। इस तरीके से सेपरेट करना होता है क्रोमोजोम को, दो क्रोमाटिड में ऐसे सेपरेट करना होता है ऐसे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से अटैच होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा, क्रोमोजोम जो है अटैच हो गए हैं स्पिंडल फाइबर से। तो क्रोमोजोम्स आर अटैच्ड, क्रोमोजोम्स आर अटैच बाय इसके द्वारा, स्पिंडल फाइबर के द्वारा, स्पिंडल फाइबर अटैच बाय स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल, दोनों पोल से, ये बात याद रख लो। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो स्पिंडल फाइबर है क्या करता है, देखो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर इस सारा क्रोमोजोम को ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इधर उधर जो क्रोमोजोम पड़ा हुआ है एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाएंगे। वो कैसे दिखता है, उसको क्या कहते हैं, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर पुल द क्रोमोजोम, पुल द क्रोमोजोम कहाँ पे खींचेगा, कहाँ पे पुल कर रहा है, इनटू द सेंटर, सेंटर में खींचेगा बेटा, इनटू द सेंटर ऑफ, इनटू द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में ये खींचेगा। क्लियर है ये बात। अब देखो सेंटर में जब आ जाएंगे ये क्रोमोजोम वगैरह तो कैसे दिखेंगे, देखो चलो मान लो ये हमारा सेल है, सपोज दिस इज आवर सेल, सेल में हमारा क्रोमोजोम एक ही पर्टिकुलर सेंटर में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से देखो एक ही जगह में यहाँ पे अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, पूरा सेंटर में। तो इसी सेंटर को हम जो है मेटाफेज प्लेट कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। राइट, क्वेश्चन बनता है वहां से, देखो इस तरह से अलाइन होंगे, ये आपका क्रोमोजोम का आर्म वगैरह एक ही जगह में अलाइन हुए हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम का हर एक का स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हुआ है, यहाँ पे इस तरह से अटैच हुआ है। कहाँ पे अटैच हुआ है, काइनेटोकोर में अटैच हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। कहाँ पे अटैच हुआ है, ये काइनेटोकोर में अटैच हुआ है। राइट, मैं यहाँ पे काइनेटोकोर भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, देखो इस तरह से बनाकर हम काइनेटोकोर दिखा सकते हैं। ये आपका एक तरफ का काइनेटोकोर, इधर एक काइनेटोकोर, इधर एक काइनेटोकोर, इधर एक काइनेटोकोर। ठीक है, इधर एक काइनेटोकोर, इधर एक काइनेटोकोर। तो बेटा जब आपका कहीं पे अगर माइक्रोस्कोप में आप सेल डिवीजन स्टडी कर रहे हो और एक ऐसा फेज आया जहां पे आपको क्रोमोजोम एक ही जगह में दिख रहा है, एक ही लाइन में दिख रहा है, तो समझ जाना कि हम ये मेटाफेज के बारे में देख रहे हैं। तो ये है आपका एक्चुअल जो मेटाफेज का जो प्रॉपर्टी, जो फीचर कहते हैं, इसी फेज को कहते हैं हम मेटाफेज का फीचर को। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, देखो एक ही इक्वेटर में ये जो जगह में अरेंज हुए हैं इनको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इनको, इक्वेटर कहते हैं। तो जनरली क्रोमोजोम कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सेल, और यू कैन से
इक्वेटर ऑफ द सेल में अलाइन होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ये जो जिस प्लेन में अलाइन हुए हैं मेटाफेज में, उसको एक प्लेट के हिसाब से जाना जाता है, उस प्लेट का नाम दे दिया जाता है। मेटाफेज में हो रहा है तो इसलिए मेटाफेज प्लेट कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है किसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, जहां पे ये अरेंज हो रहे हैं, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का अलाइनमेंट एट कहां पे, मेटाफेज में होना चाहिए, एट मेटाफेज इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटाफेज। तो मेटाफेज में हमने क्या पढ़ा, मेटाफेज में हमने ये पढ़ा बेटा, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से आपका सारा का सारा क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म के चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। जब चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था, जो प्रिवेंट कर रहा था जो अटैचमेंट को, वो खत्म हो जाता है और स्पिंडल फाइबर इजीली अटैच हो जाता है आपका क्रोमोसोम के काइनेटोकोर में। जब क्रोमोसोम के काइनेटोकोर में अटैच हो जाता है तो आपका स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, खींचेंगे क्रोमोसोम को और एक सेंटर ऑफ द सेल में लाकर अलाइन कर देंगे, जिसको हम कह रहे हैं मेटाफेज प्लेट। आई होप इतना बातें क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका एनाफेज। देखो ये सेंटर में कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, बस अलाइन होते हैं, फिर सडनली ये सेपरेट हो जाते हैं। देखो किस तरह से सेपरेट होते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा एनाफेज के बारे में। अब हम बात करेंगे एनाफेज। एनाफेज पढ़ाने से पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपका एक क्रोमोजोम है बच्चों, सपोज दिस इज योर क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम के मिडिल में क्या है, सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के चारों तरफ दोनों सरफेस में क्या है, काइनेटोकोर है। दिस इज काइनेटोकोर, ठीक है। ये काइनेटोकोर में क्या लग जाता है, आपका स्पिंडल फाइबर लग जाता है। इस तरह से स्पिंडल फाइबर लगता है। तो जब ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे लगता है, स्पिंडल फाइबर छोटा होते जाता है। जब स्पिंडल फाइबर छोटा होगा तो ये क्रोमोजोम, जो दोनों क्रोमोजोम में जो दो सिस्टर क्रोमाटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड है, जैसे सिस्टर क्रोमाटिड, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड क्या होते हैं, ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, ऐसे सेपरेट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये क्रोमाटिड इधर जाएगा, ये क्रोमाटिड इधर जाएगा। तो कैसे होगा, देखो ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, तरह से दो अलग अलग, एक मिनट, इस तरह से आपका दो अलग अलग क्रोमोजोम बन जाते हैं, दो अलग अलग ऐसे क्रोमोजोम बन जाते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, इस तरह से सेपरेशन होता है। इसको हम अभी क्या कह देंगे, क्रोमोजोम कहेंगे। क्या कह देंगे इनको, क्रोमोजोम। अब देखो इनको हम सिस्टर क्रोमाटिड नहीं कहेंगे, सेपरेट होने के बाद उनको हम सिस्टर क्रोमाटिड नहीं कहेंगे, इस बात का ध्यान देंगे हम। क्यों कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रोमोजोम बनेगा तो इक्वल अमाउंट में दोनों, दो सेल जो बनेंगे ना, दो सेल में इक्वल अमाउंट में क्रोमोजोम जाएंगे ना, इसीलिए ये क्रोमोजोम बन जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड, क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं, बट जब सेपरेट हो जाते हैं उनको क्रोमोजोम कह देते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल पेयर के साथ नहीं रहते हैं। क्लियर है, ओके। ये भी आपका क्रोमोजोम बन गया, सेपरेट हो जाते हैं इसी तरीके से, ठीक है, ओके। तो अभी हमारा क्या हुआ बेटा, हमारा जो सिस्टर क्रोमाटिड थे, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो गए, कहां पे, एनाफेज में। देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन फीचर है एनाफेज का कि सिस्टर क्रोमाटिड आपका सेपरेट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। जब सेपरेट हो गए, अभी हम इसको क्या नहीं कहेंगे, हम इनको सिस्टर क्रोमाटिड नहीं कहेंगे। सिस्टर क्रोमाटिड को क्या कहेंगे, नाउ सिस्टर क्रोमाटिड कॉल्ड, नाउ सिस्टर क्रोमाटिड्स आर कॉल्ड क्रोमोजोम। क्यों क्रोमोजोम कहेंगे इनको, बिकॉज क्रोमोजोम, बिकॉज अभी वो, बिकॉज दे are no longer held with duplicates, मतलब आइडेंटिकल कॉपी डुप्लीकेट कॉपी के साथ अभी एक साथ नहीं जुड़ के रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमोजोम कहेंगे। आई होप इतना बातें आप सभी को क्लियर हुआ होगा,
ठीक है। तो ये एनाफेज का आपका फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे होता है उसको डायग्रामेटिकली अभी समझेंगे। देखो 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 हमारा जो है मेटाफेज में क्या हुआ था, मान लो ये आपका सेल है बेटा, और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पर का सेंट्रोजोम था, यहाँ पे भी सेंट्रोजोम था, और यहाँ पे आपका क्रोमोजोम वगैरह इस तरह से अलाइंड हुए थे इक्वेटर में, राइट, इस तरह से अलाइंड हुए थे, इस तरह से अलाइंड हुए थे। और इसी अलाइनमेंट में आपका सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आपका क्या था, दोनों तरफ आपका काइनेटोकोर था इस तरह से, यहाँ पे काइनेटोकोर था, यहाँ पे काइनेटोकोर था, राइट। तो ये काइनेटोकोर में आपका स्पिंडल फाइबर आकर ऐसे जुड़ा था, ऐसे जुड़ा था, इस तरह से जुड़ा था, ठीक है, दोनों तरफ दोनों पोल से। तो अभी क्या होगा, ये क्रोमोजोम जो है इसी इक्वेटर से आपका इसी अपने चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ नहीं, उसी प्लेन में उसी लाइन से दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा। हम इसीलिए तो बोले थे कि जो आपका क्रोमोजोम का डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है वो दोनों क्रोमाटिड को एक दूसरे में होल्ड करके रखता है ताकि आपको इजी हो पाए। कंडेंसेशन का मतलब तो बताया था ना, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन क्यों होता है, ताकि वो जब आपका कंडेंस होके रहे तो हमें उसको सेपरेट करने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, एक आधा जो क्रोमोजोम है उसका आधा पार्ट आपका अपर पोल ऑफ द सेल में जाएगा और आधा पार्ट जो है लोअर पोल ऑफ द सेल में जाएगा। तो अगर ये सेपरेट होने के बाद देखोगे एनाफेज में तो आपका सेल कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो मान लो ये आपका क्या है, सेंट्रोजोम है, क्रोमोजोम देखो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, आधा इधर जाएगा और आधा इधर आएंगे। थोड़ा सा कलर सेम यूज करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरली पता चले, ठीक है। जो येलो पार्ट है, येलो पार्ट जो हमने बनाया है, ये येलो पार्ट इधर जाएंगे, ठीक है। ये आपका कंडेंस्ड वाला क्रोमोजोम है, आधा क्रोमोजोम जा रहा है, मतलब आधा क्रोमोजोम नहीं कह सकते, एक सिस्टर क्रोमाटिड जा रहा है जो जिसको अभी हमने क्रोमोजोम कहा है। क्या कहा है इसको, हम क्रोमोजोम कहा है, क्लियर। ये आपका हो गया, ठीक है। ये इस तरफ चले जाएंगे, ये इस तरफ चले जाएंगे और ये नीचे की तरफ चले, ठीक है, क्लियर है। और ये किसके साथ लगे होंगे स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे ऐसे, ये आपका काइनेटोकोर है, दिस इज योर काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर में ये आपका सेंट्रोमियर बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपका नया क्रोमोजोम बन गया, नया क्रोमोजोम बन गया, इसको हम अभी क्रोमाटिड नहीं कहेंगे, क्लियर है। तो इसी तरह से आपका सेपरेशन होता है इन द एनाफेज, इन द एनाफेज। बट इम्पोर्टेंट बात ये है, जो हमारा ये जो सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा क्रोमोजोम का सेपरेशन हो रहा है, कैसे सेपरेशन हो रहा है, इसको कौन कौन सा फोर्स मिल रहा है जो ये मतलब सेंटर से ऐसे ऑपोजिट पोल में जा रहा है। ये बात हालांकि कहीं पे भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। तो एनाफेज में एक क्वेश्चन आता है, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई साइंटिस्ट वगैरह डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, क्यों ऐसे ये ऐसे सेपरेट होता है, कौन सा फोर्स वहां पे यूज होता है। बट इसके ऊपर कुछ कुछ थ्योरी है जो सजेस्ट करते हैं कि कुछ कुछ हाइपोथेसिस वगैरह है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है करके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हम, उसी सजेशन को थोड़ा सा यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हाउ क्रोमोजोम क्रोमोजोम moves towards ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल में कैसे मूव करता है। ये बेटा कहीं पे बुक में भी नहीं लिखा होगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। ओके, अब देखो समझने की कोशिश करेंगे चीजों को, ठीक है। तो मान लो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका सेंट्रोजोम है, ये आपका क्या है, दिस इज योर सेंट्रोजोम। अब देखो सेंट्रोजोम जो है पोल में आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये जो सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम जो है आपका फिक्स्ड होता है, कहाँ पे फिक्स्ड होता है, आपके पोल में फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एट पोल, पोल में आपका फिक्स होता है। तो देखो पोल में फिक्स होता है और यहाँ से क्या आता है, स्पिंडल फाइबर आता है। स्पिंडल फाइबर जब आता है कहाँ पे जाता है, आपका काइनेटोकोर में जाकर अटैच होता है। तो मान लो ये आपका काइनेटोकोर है, मान लो ये आपका काइनेटोकोर है, और यहाँ पे सॉरी काइनेटोकोर तो नहीं कह सकते, ये सेंट्रोमियर है और ये आपका क्रोमोजोम है। और सेंट्रोमियर का सरफेस में क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। ये मान लो आपका काइनेटोकोर है, दिस इज योर काइनेटोकोर, दिस इज योर काइनेटोकोर, ओके। तो इसी काइनेटोकोर में लिख देते हैं इस बात को, दिस इज काइनेटोकोर, ओके।
और ये क्या है, सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर। ये क्या है, आपका क्रोमोजोम है, दिस इज क्रोमोजोम। जब आपका, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपका स्पिंडल फाइबर है, दिस इज स्पिंडल फाइबर, कहाँ से आ रहा है, आपका एस्टर से आ रहा है। स्पिंडल फाइबर आ रहा है एस्टर से, कहाँ पे अटैच हुआ है, काइनेटोकोर में अटैच। अब देखो बेटा, बोला जाता है स्पिंडल फाइबर का शॉर्टनिंग, मतलब स्पिंडल फाइबर मान लो जितना लंबाई है, मान लो इतना लंबा है, तो इसका जो चीज है किस चीज से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ऐसे टूटता है, यहाँ पे जब ट्यूबुलिन प्रोटीन टूट जाएगा, देखो ये आपका क्या है, स्पिंडल फाइबर है, इसमें मैंने थोड़ा सा क्या किया, यहाँ से स्पिंडल जो ट्यूबुलिन प्रोटीन को तोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली आपका क्या होता है, स्पिंडल फाइबर छोटा होता है, सर्टन होता है। सर्टन मतलब ऐसे ऐसे लिखेंगे, सर्टन, छोटे होता है। सर्टन कैसे होता है, बाय यूजिंग एटीपी, बाय यूजिंग एटीपी, एनर्जी को यूज करके ये छोटा हो जाता है। और जब छोटा होता है जनरली क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन सब यूनिट बन जाता है। कैसे, काइनेटोकोर का ब्रेक की वजह से। क्यों, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ काइनेटोकोर, और यू कैन से ड्यू टू ब्रेक इन काइनेटोकोर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेकिंग होता है, तो जब यहाँ पे ब्रेक होता है, देखो समझने की कोशिश करो, कहाँ पे ब्रेक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो आपका व्हाइट पार्ट है, ये काइनेटोकोर के पास में ऐसे ब्रेक होता है, ये पार्ट ब्रेक हो जाएगा, ये पार्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो ये काइनेटोकोर इस तरफ मूव कर जाएगा, काइनेटोकोर इस तरफ मूव कर जाएगा, और फिर से पकड़ लेगा किसको, स्पिंडल फाइबर को, फिर से पकड़ लेगा किसको, स्पिंडल फाइबर को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम इस तरह से बनना चाहिए था, यहाँ पे एक क्रोमोसोम नहीं, एक क्रोमाटिड नहीं, दो क्रोमाटिड बनना चाहिए, इस तरह से दो क्रोमाटिड बनना चाहिए, ठीक है, दो क्रोमाटिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरफ आपका काइनेटोकोर ऐसे आ जाएगा, इस तरह से काइनेटोकोर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि छोटा हो गया। देखो कैसा होगा, चीज कैसा होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपका ये हो गया स्पिंडल फाइबर छोटा, ये भी आपका हो गया स्पिंडल फाइबर छोटा। अब देखो जो काइनेटोकोर है उसके साथ साथ सेंट्रोमियर यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर बन जाएगा, और क्रोमोजोम जो है ऐसे सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, इस तरह से सेपरेट होने की कोशिश, समझ रहे हो ना। आपका क्रोमाटिड काइनेटोकोर यहाँ पे था ना, ऐसे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो क्रोमाटिड ऐसे ऊपर आ गया, यहाँ पे काइनेटोकोर ऊपर आ गया, तो इनके बीच में इस जगह में क्या हुआ, सेपरेशन स्टार्ट हो गया है। फिर से अगर आपका स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर है, फिर से क्या होगा, फिर से ब्रेक होगा, फिर से आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, तो फाइनली कैसे हो जाएगा बेटा, क्रोमोजोम इस तरह से सेपरेट होने लग जाएंगे, इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, नीचे भी ऐसे सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर लगा होगा, और फिर से यहाँ पे क्या होगा, फाइनली आपका जो क्रोमोजोम है इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, हर एक को हम क्या कहेंगे, क्रोमोजोम कहेंगे। आई होप ये क्लियर बात समझ में आया, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये जो काइनेटोकोर है, अब देखो यहाँ पे काइनेटोकोर के पास में जो ये आपका जो स्पिंडल फाइबर था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा है, टूट रहा है। स्पिंडल फाइबर टूट रहा है तो ये स्पिंडल फाइबर तो डिटैच होना चाहिए, डिटैच ना होकर ये काइनेटोकोर इसके पीछे पीछे क्यों आ रहा है, ऐसा कौन सा चीज है जो कि स्पिंडल फाइबर को पकड़ रहा है, काइनेटोकोर के अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो मदद कर रहा है स्पिंडल फाइबर को ऐसे पकड़ने के लिए, ऐसे हैंगिंग करने के लिए, कौन सा ऐसा चीज है पकड़ रहा है, उसी के बारे में अगर जानेंगे तो काइनेटोकोर के अंदर एक मोटर प्रोटीन होता है, एक मोटर प्रोटीन होता है, वही मोटर प्रोटीन आपका क्या करता है बेटा, वो पकड़ने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है, देखो बताते हैं। तो हमारा क्या हुआ बेटा, ये था आपका, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर थोड़ा सा दिखता नहीं है, बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सेंट्रोजोम है, दिस इज योर सेंट्रोजोम। और फाइनली क्या होता है, क्रोमोजोम सेपरेट होते होते स्पिंडल फाइबर इतना छोटा हो जाता है, स्पिंडल फाइबर इतना छोटा हो जाता है, फाइनली आपका स्पिंडल फाइबर डिसअपियर भी हो जाता है। स्पिंडल फाइबर आपका छोटा होते होते उसका प्रोटीन सब यूनिट बनते बनते वो छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है
और फाइनली छोटा होने के बाद वो डिसअपियर भी हो जाता है, खत्म हो जाता है टूट टूट के। तो उसी टाइम में आपका पहुंच जाता है क्रोमोजोम बेटा, यहाँ पे क्रोमोजोम पहुंच जाता है, ठीक है, क्रोमोजोम यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो क्रोमोजोम जब आपका ऑपोजिट पोल में पहुंचते हैं, जो आपका काइनेटिक और जो आपका स्पिंडल फाइबर के पीछे पीछे ऐसे पकड़ पकड़ के जा रहा था, उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। एक मोटर प्रोटीन होता है, एक मोटर प्रोटीन होता है आपका काइनेटोकोर में। देखो अगर मान लो बेटा ये आपका काइनेटोकोर है, मान लो सपोज दिस इज काइनेटोकोर, ठीक है, सपोज दिस इज काइनेटोकोर, ओके। और यहाँ पे आपका क्रोमोजोम वगैरह जैसे जो क्रोमोजोम जुड़ा हुआ है सिस्टर क्रोमाटिड, ओके। तो इसके अंदर बेटा एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोटर प्रोटीन कहते हैं। दिस इज ऐसे, मैं ये येलो कलर में बना रहा हूँ, ये आपका एक क्या है, मोटर प्रोटीन है। और ये मोटर प्रोटीन में अटैच होता है हमारा स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे इस तरह से स्पिंडल फाइबर, ये आपका स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इस स्पिंडल फाइबर जब ये टूटता है, इधर से टूटता है, ऐसे टूटते 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 ऐसे टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, टूटकर यहाँ पे बन जाता है बेटा ट्यूबुलिन सब यूनिट बन जाता है, ट्यूबुलिन सब यूनिट। तो जब ये टूट रहा है तो उसी टाइम ये जो मोटर प्रोटीन है काइनेटोकोर को क्या करता है, इस डायरेक्शन में काइनेटोकोर को आगे बढ़ाता है ताकि इस स्पिंडल फाइबर को ऐसे पकड़ के रख पाए काइनेटोकोर। फिर जब ये पकड़ने लगता है ऐसे 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 ऐसे, तो नीचे से जब ऊपर उठने लगता है तो क्रोमोजोम ऐसे मान लो है, आपका क्रोमोजोम मान लो ऐसे है, तो ये ऐसे 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 करके ऊपर स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे क्रोमोजोम ऐसे 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 सेपरेट हो जाते हैं। ये काइनेटोकोर का पोजीशन है, ये काइनेटोकोर का पोजीशन है। यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर होगा, ऐसे ऐसे सेपरेट होंगे, ऐसे सेपरेट होंगे। काइनेटोकोर ऊपर जाएगा ना ऐसे पकड़ पकड़ के, ठीक उसी तरह से। तो ये काइनेटोकोर में जो ये मोटर प्रोटीन है, दिस इज मोटर प्रोटीन, यही मोटर प्रोटीन क्या करता है बेटा, काइनेटोकोर को यहाँ पे इस स्पिंडल फाइबर को पकड़ने में मदद करता है, और आपका ऐसे पकड़ पकड़ के स्प्लिट हो जाते हैं। और फाइनली जब यहाँ पे पहुंच जाता है कौन, काइनेटोकोर, तो आपका स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। यहाँ पे जब आपका काइनेटोकोर पहुंच जाता है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द सेपरेशन और मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, ओके, समझ में आ गया, ओके। और बेटा जो लास्ट बात है एनाफेज का, जो लास्ट बात है, एक मिनट, एनाफेज का लास्ट बात करेंगे। हाँ, एनाफेज का लास्ट बात ये है आपका, जब क्रोमोजोम बेटा ऑपोजिट पोल में ऐसे मूव करता है, इस तरह से जब मूव कर रहा है तो आपका सेल भी उसके साथ साथ ऐसे लंगर होते जा रहा है, ऐसे लंबाई बढ़ रहा है सेल का। तो देखो क्या हो रहा है, देखो देखो, जिसके वजह से क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्या हो रहा है, क्रोमोजोम मूविंग टुवर्ड्स पोल, उसी टाइम में क्या हो रहा है आपका, सेल गेटिंग लंगर, इस तरह से लंगर हो जाएगा। देखो ऐसे इस तरह से सेल बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल है, यहाँ पे भी सेंट्रियोल है, और आपका क्रोमोजोम वगैरह यहाँ पे ऐसे पहुंच जाएंगे, क्रोमोजोम वगैरह यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आता है, क्या होता है देखो। अब देखो बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, ये आपका नया क्रोमोजोम बन गया, और क्रोमोजोम के बीच में जो येलो बना रहा हूँ ये क्या है, सेंट्रोमियर है, जो कि होल्ड कर रहा है आपका आर्म वगैरह को, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रोमियर है ईच क्रोमोजोम, वो एक्चुअल में ऐसे मूव कर रहा है, उसी के पीछे 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 कौन जा रहा है, क्रोमाटिड जा रहा है, उसी के पीछे पीछे क्या जा रहा है, आर्म्स जा रहे हैं। तो इसी बात को लिखता है हमारा एनसीईआरटी, लिखता है क्या देखो, when centromere of each chromosome move towards pole are at the leading, जब आपका क्रोमोजोम पोल्स की तरफ मूव करता है उसी टाइम सेंट्रोमियर लीड करता है। देखो ये आगे आगे है ना, सेंट्रोमियर कहाँ पे है, आगे आगे है, तो इसको लीडिंग कर रहा है बोलते हैं। और उसके पीछे पीछे कौन जाता है, ये क्रोमाटिड जाता है। क्या जाता है, ये क्रोमाटिड तो नहीं कहेंगे इसको, आर्म जाता है। क्या जाता है बेटा, आर्म जाता है। ये किसके पीछे पीछे जा रहा है, सेंट्रोमियर के पीछे पीछे जा रहा है। तो वहां पे लिखा है
when centromere of each chromosome move towards the pole are at the leading edge लिखा हुआ है, इसको समझने में दिक्कत होता है बच्चों को, ठीक है। लीडिंग एज विथ द आर्म, जहां पे आर्म जो है उसके पीछे पीछे जाता रहता है। आर्म आपका ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब ऐसा है बेटा, यहाँ पे सेंट्रोजोम हो गया आपका गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड जहां जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे आर्म, मतलब उसका बाहुबली बॉयफ्रेंड उसके पीछे पीछे जा रहा है। ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड, क्लियर। तो इसी तरह से आपका मेटाफेज में आपका क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है, और एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से सेल का आपका इलंगेशन हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है, और वहां पे बेटा फिर फाइनली टीलोफेज में क्या होता है, ऐसे सेपरेट हो जाता है सेल। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम टीलोफेज लास्ट वाला फेज एंड साइटोकाइनेसिस करेंगे, उसके साथ साथ हम माइटोसिस का सिग्निफिकेंस भी खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ आपका माइटोसिस जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मियोसिस के बारे में। तो बच्चों आई होप आज का क्लासेस आपको, आज का क्लास जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर आज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे सब्सक्राइब भी कर देंगे। और आप लोग हमारे साथ नोट्स के लिए जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है देश की शिक्षा। जिनके पास नहीं है टेलीग्राम, डाउनलोड करो और ये सर्च करो, आपको लोगो मिल जाएगा हमारा, उसी लोगों के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और सेम आईडी में आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, ताकि हम लोग के साथ अच्छे अच्छे मोटिवेशन और हमारे साथ अच्छे अच्छे फैक्ट्स के बारे में बात करो, इंटरेक्ट कर सको। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।